गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिंपल सेंटेंस के सफलता के बाद आज हम लोग जिस सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हिंदी में मैंने लिखा हुआ है मिश्रित वाक्य। एक्चुअल में जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के जो 8 नियम है वो आप सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके नाम से पकड़िए अपने आप समझ में आ जाएगा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो क्लाज हो, कम से कम दो क्लाज हो। सिंपल सेंटेंस के साथ कंडीशन था कि सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही होनी चाहिए, दूसरी वर्ब हो तो आप उसे किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल दीजिए एक्सेप्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के बजाय। लेकिन यहां कह रहा है कि यहां पे क्रमशः पहला ये क्लाज हो जाएगा और एक और क्लाज इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। इसमें क्लाज की संख्या 2 होनी चाहिए। क्लाज किसे कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है समझना। क्लाज का मतलब कि जिसमें अपना फाइनाइट वर्ब हो, मतलब जहां एक तरफ सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता था, वहां मिश्रित वाक्य में दोनों क्लाज में एक एक फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। आसान भाषा में अगर समझे, एक सेंटेंस जिसमें वर्ब की संख्या एक हो वो सिंपल, या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और दूसरी अगर कोई वर्ब हो तो वो नॉन फाइनाइट के रूप में है तो भी वो वाक्य सिंपल है। कंफर्म हो गया था, ये तो कल भी हो गया था। अब कह रहा है कि ऐसा वाक्य जिसमें दो फाइनाइट वर्ब आपको दिख रही हो, इसका मतलब कि वह सिंपल सेंटेंस नहीं है, वह या तो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। ठीक है। क्लाज के बारे में कहता है, क्लाज की डेफिनेशन है कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। एक बहुत बड़े वाक्य का, समझिएगा, बहुत बड़े वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब हो, वह क्लाज कहलाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। ये बहुत बड़ा सेंटेंस आपके सामने है, बहुत बड़ा, जितना भी बड़ा है। इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं। अगर द पेशेंट यहां पे सब्जेक्ट की भूमिका में है तो हैड डाइड मिलके यहां फाइनाइट वर्ब का काम कर रहे हैं, और यहां डॉक्टर अगर सब्जेक्ट है तो केम यहां फाइनाइट वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण कर रहे हैं। बड़े से वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो, वो कहलाता है क्लाज। अब अगर ये क्लाज है, पहले वाक्य का, सॉरी, इस सेंटेंस का पहला क्लाज ये वाला पोर्शन है और दूसरे वाक्य का क्लाज चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये वाला पोर्शन है, मतलब कि फाइनाइट वर्ब की संख्या यहां भी है, फाइनाइट वर्ब की संख्या यहां भी है, तो यह सेंटेंस सिंपल नहीं है। क्योंकि सिंपल होता तो इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही होती। अब यहां दो फाइनाइट वर्ब आ गया, इसका मतलब यह या तो कॉम्प्लेक्स है या इसके कंपाउंड होने की एक और आवश्यकता हो सकती है कि एक और वाक्य इसके अलावा होता है कंपाउंड। आज हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे, अभी बाद में समझाने के लिए एक आध एग्जांपल देना पड़ेगा। अब पहली बात तो इस वाक्य से, जो वाक्य आपके सामने आया है, इससे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि यह सेंटेंस सिंपल नहीं है क्योंकि फाइनाइट वर्ब की संख्या यहां पे 2 है। ठीक, तो मिश्रित वाक्य क्या है, कॉम्प्लेक्स वाक्य क्या है? कॉम्प्लेक्स को मिश्रण से समझिए। कह रहा है कि ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो चीजों का मिश्रण हो, जैसे चीनी और पानी, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा। मिश्रित वाक्य के लिए आपको दो सेंटेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि सेंटेंस तो 3 ही होंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। 2 क्लाज का होना आवश्यक है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। अगर इन दोनों क्लाज का आपस में मिलन होता है
नया सेंटेंस बनता है तो वो कहलाएगा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस विच हैज टू क्लॉज, वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ और भी देखिए। क्लॉज के बारे में, बड़े से वाक्य का छोटा सा वह भाग जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और अपनी क्रिया हो, वह सेंटेंस कहलाता है क्लॉज, वो क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज के जो काइंड्स होंगे, इसी में सब कुछ है, काइंड्स ऑफ क्लॉज। इसके 3 काइंड्स होंगे। पहला होगा प्रिंसिपल, ठीक, इसे कहते हैं हम लोग प्रधान वाक्य। ये पूरी तरीके से अर्थ देता है, अपना खुद का पूरा अर्थ देता है। अब यही बेटा दूसरा जो है सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट का मतलब यहां पे क्या होता है, आश्रित, आश्रित उपवाक्य, ठीक। और तीसरा जब पढ़ ही रहे हैं लगे हाथ तो कंपाउंड वाला भी देख लिया जाए। यहां कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो को का मतलब होता है इक्वल, समान, इक्वल एक बराबर, समान पदीय उपवाक्य। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आप एक ही साथ दोनों देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अपना पूरा अर्थ देता है। अगर इस प्रिंसिपल के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ जाए, अ सेंटेंस विच हैज 2 क्लॉज, वन प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट, अगर प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट बराबर कॉम्प्लेक्स, समझिएगा, अगर इस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख दिया जाए, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब एक जो प्रधान अर्थ देता हो, पूरा अर्थ देता हो, और ये जो क्लॉज होगा सबऑर्डिनेट, इसकी पहचान ये है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा। यदि एक प्रिंसिपल के साथ एक सबऑर्डिनेट रख दिया जाए तो बना हुआ सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एक प्रिंसिपल के साथ एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब समान होगा, किसके समान होगा, प्रिंसिपल के समान होगा, आश्रित व आश्रित नहीं होगा। जैसे प्रिंसिपल अपना पूरा अर्थ देता है वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना पूरा अर्थ देगा। तो जैसे ही यहां एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट करेंगे, यह जो बना हुआ सेंटेंस होता है वह होता है कंपाउंड सेंटेंस। फिर इसी बात को समझ लीजिए। क्लॉज के बारे में परिभाषा है कि बड़े से वाक्य का छोटा सा भाग जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब हो, क्लॉज कहलाता है। क्लॉज के ये 3 प्रकार हैं, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट है। अगर हम कहें कि आई हैव अ कार विच इज कॉस्टली, विच को भी हटाओ, यहां इट इज कॉस्टली कर दीजिए, तो ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा, आई हैव ए कार, यहां पे हैव जो है वो फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा, यहां पे इट इज में ये फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये पहला सेंटेंस सिंपल है और ये दूसरा सेंटेंस सिंपल है, क्योंकि दोनों में 2 फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों को मिला के एक सिंपल बनाइए। आप बना देंगे आई हैव अ, ये एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बता रहा है उसे उठा के नाउन के पास लगा देंगे, आई हैव ए कॉस्टली कार। अब जो ये सेंटेंस बना, इसमें दोनों वाक्यों का भाव आ गया, इस वर्ब को आप लोगों ने समाप्त कर दिया, फाइनाइट वर्ब की संख्या यहां पे 1 रह गई, बना हुआ सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो और आसान है, आई हैव अ कार। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कह रहा है कि एक प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल हो गया, मेरे पास एक कार है, इसे किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता नहीं है, पूरा अर्थ दे रहा है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, कुछ किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके साथ एक सबऑर्डिनेट का होना आवश्यक है, तब कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जो इट इज कॉस्टली है, इसी इट को हम इसके ऊपर डिपेंड करा देंगे,
विच इज कॉस्टली, क्योंकि आई हैव ए कार में यहां एक सब्जेक्ट है, यहां एक फाइनाइट वर्ब है, तो दूसरे वाले जिस क्लाज को जो दूसरा सेंटेंस के रूप में यहां है, इसे जब हम क्लाज बना के इसके ऊपर डिपेंड कराएंगे तो यहां पे हमें इसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही होगा जिसमें दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब हो। एक तो प्रिंसिपल होगा जो पूरा अर्थ देगा आई हैव अ कार, लेकिन विच इज कॉस्टली, तो विच इज कॉस्टली का मतलब थोड़ा सा देखिएगा, ये पूरा क्लाज किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कार के लिए। मेरे पास एक कार है जो महंगी है, मतलब कि जो इट इज कार जो सिंपल सेंटेंस के रूप में था, इस इट को आप लोगों ने विच से कनेक्ट करके जोड़ दिया। अब यहां दो क्लाज का ये मिश्रण हुआ, ये क्लाज पूरी तरीके से इसके ऊपर अर्थ के लिए डिपेंड है। अगर ये क्लाज ना हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विच इज कॉस्टली, जो महंगा है, क्या प्रिंसिपल क्लाज का होना आवश्यक है। अगर प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर ये क्लाज डिपेंड है, अर्थ निकल रहा है, एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं होगा। कंपाउंड क्या है? इसी वाक्य को अगर हम कह दें कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और इसी को एंड से जोड़ दें, एंड ऊपर दिया हुआ था इट इज कॉस्टली। अब देखिएगा, इट इज कॉस्टली। अभी सिंपल सेंटेंस में भी हम लोगों ने एंड का प्रयोग किया था, लेकिन वो एंड केवल सब्जेक्ट या केवल ऑब्जेक्ट जोड़ता है, वर्ब नहीं जोड़ सकता। यहां पे हैव एक फाइनाइट वर्ब है, यहां पे इज एक फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब यह सेंटेंस सिंपल नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो इसके ऊपर डिपेंड होता। आई हैव ए कार पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन इट इज कॉस्टली, यह महंगा है, ये भी अर्थ उसी के बराबर दे रहा है। और एंड से जैसे हम लोग इस वाक्य को जोड़ेंगे, एक प्रिंसिपल एक कोऑर्डिनेट, अब जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वो कंपाउंड होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खूबसूरती ये है कि ये प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर डिपेंड होगा। और डिपेंड का मतलब, अब चलिए इसी में एक और चीज इसको देखिए तो थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा आपका। प्रिंसिपल क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज के साथ जब मिलेगा तो सेंटेंस जो बन के तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। इस सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन कांड हैं। पहला है नाउन क्लाज, ओके, दूसरा है एडजेक्टिव क्लाज, और तीसरा और अंतिम है एडवर्ब क्लाज। ठीक, नाउन क्लाज बिल्कुल नाउन की तरह प्रयोग होगा। जहां जहां नाउन प्रयोग होता है, नाउन का एप्लीकेशन क्या है? नाउन 5 तरीके से प्रयोग होता है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी भी क्रिया के अर्थ को पूरा करने का काम नाउन करता है। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। और पांचवा और अंतिम एप्लीकेशन है केस इन अपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात समझिएगा। नाउन का 5 प्रकार है। किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी क्रिया के अर्थ को पूरा कर देगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द हमेशा नाउन होगा, और अपोजिशन के रूप में नाउन का प्रयोग होता है। अगर नाउन के ये 5 प्रयोग हैं तो नाउन क्लाज, बस अंतर यह है कि जहां यहाँ राम मोहन नेहा सुरेश हैं वहां सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो ये क्लाज बन जाएगा। लेकिन इन 5 जगह पे भी नाउन क्लाज का प्रयोग होगा, वो प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर डिपेंड होगा, सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। एडजेक्टिव क्लाज कह रहा है, अभी जैसे हमने कहा कि आई हैव अ कार विच इज कॉस्टली, तो ये कार की विशेषता बता रहा है जो महंगा है। जो महंगा है मतलब ये पूरा क्लाज के रूप में आ गया। विच इज कॉस्टली, इज भी है, विच भी है, और बात किसकी हो रही है? नाउन की, कार की।
एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हुआ, तो ये दोनों तो कंप्लीट डिपेंड करेंगे। हाँ, एडवर्ब क्लॉज के साथ थोड़ा सा कंडीशन है, इसका जब हम लोग प्रयोग सीखेंगे तो आराम से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। अभी केवल एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है क्या। एडवर्ब क्लॉज को जब आप पढ़ेंगे तो ये दिखने में जब जुड़ता है तो कंपाउंड की तरह दिखता है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ब क्लॉज आपने सुना होगा, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट। ठीक है, ये जो है 6, 7, 8, 9 एडवर्ब क्लॉज में टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, मैनर एंड एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ध्यान से देखने वाली बात है। अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आया तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन क्लॉज होगा, या तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या एडवर्ब क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि वो अर्थ के लिए पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन अगर एडवर्ब क्लॉज आया, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, मैनर आया, तो ये थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाएगा आपको। आपकी समझ में ये कभी कभी आ सकता है कि दिखने में ये कंपाउंड की तरह लगेगा, लेकिन तब आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा टाइम, प्लेस, रीजन से। जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, अगर हम लोग कहें कि मोहन इज अ गुड बॉय और पूछा जाए कि इस वाक्य का वर्ब क्या है, तो वर्ब है इज, है ना। इस इज के पहला एप्लीकेशन दिखा रहे सब्जेक्ट टू वर्ब, इस इज के सब्जेक्ट के स्थान पे क्या खड़ा है, नाउन। तो ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब का एप्लीकेशन है कि किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट नाउन होता है। दूसरा कह रहा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अगर कह दें कि मोहन इज मॉनिटर, इज वर्ब है, इज का सब्जेक्ट तो नाउन का है ही, अभी ये हम लोग पहले ही देखे हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या आएगा, मॉनिटर, ये भी क्या है, नाउन है। तीसरा कह रहा है इसका एप्लीकेशन कॉम्प्लीमेंट, पूरक के रूप में। पूरक क्या है, सब्जेक्ट दे दे, वर्ब दे दे। जैसे दे दे धन इज, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन वाक्य का अर्थ अपूर्ण है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको एक नाउन यहां देना पड़ेगा, डॉक्टर। मतलब इस इज नामक क्रिया के अर्थ को पूरा करने का काम भी हमेशा नाउन करता है। ठीक, तो सब्जेक्ट के रूप में काम किया, ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम किया। अब कह रहा है प्रीपोजिशन। अगर हम कह दें कि धन ऑलवेज टॉक्स अबाउट, अब आइएगा देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद का जो स्थान है वो हमेशा नाउन का है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। धन ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्रिकेट, अबाउट विराट कोहली, अबाउट सीएसके, अबाउट धोनी, कुछ भी आप यहां रखेंगे ये नाउन ही आएगा। प्रोनाउन भी आ सकता है, तो प्रोनाउन तो उसका भाई ही है। इसका मतलब कि किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फिर हमेशा नाउन होगा। और इसका पांचवा और अंतिम एप्लीकेशन जो यहां है, केस इन पोजीशन। अगर हम फिर यहां कह दें कि धन द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, इसका मतलब जो धन है वही हमारे क्लास का मॉनिटर भी है, इज अ गुड बॉय। ये 5 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब यदि 5 एप्लीकेशन नाउन के हैं तो नाउन क्लॉज, जिसे अभी हम लोग यहां पे जगह था हटा मिटा दिए हैं, नाउन क्लॉज भी बिल्कुल इसी रूप में प्रयोग किए जाएंगे। वह किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा। अंतर क्या है, जहां यहां मोहन था, यहां सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब होगी तभी तो नाउन क्लॉज बनेगा, क्योंकि क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो।
तो अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो गया तो नाउन क्लॉज ही होगा, वो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही होगा। अब इसी एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इसको लाने का केवल एक उद्देश्य था, आपको ये बता देना कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट जब दो सेंटेंस आपस में मिलेंगे तो जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, और एक प्रिंसिपल के साथ अगर कोऑर्डिनेट टच करता है तो वो कहलाएगा कंपाउंड। हालांकि कोऑर्डिनेट के जो 4 काइंड होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज जैसे आपको मिश्रित वाक्य दिखे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखे, तो जैसे आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दिखेगा, सबऑर्डिनेट का मतलब 3 ही होगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन्हीं तीनों को जोड़ने का क्रम, इसका रूल अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।